चलिए जी। तो ईबीसीएल में हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है उनको हमने विद एग्जांपल्स समरी फॉर्म में डिस्कस किया था और उसी को हमें जो नोट्स में गिवन है वो रीड करके आना था। एक बार उसको हम देख लेते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कितने टाइप के हमें गुड्स दे रखे हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स की, फ्यूचर गुड्स की और कंटिजेंट गुड्स की। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब जब भी कोई बायर किसी सेलर से कुछ गुड्स परचेज करने के लिए जा रहा है और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा है या बन चुका है और गुड्स उस टाइम पे अवेलेबल है, किसके पास? सेलर के पास। तो ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में सेलर के पास अवेलेबल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का मीनिंग क्या लिखा हुआ एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जिस्टिंग गुड्स आर गुड्स विच आर आइदर ओन्ड और possessed by the seller at the time of contract. Sale of goods possessed but not owned by seller would be by an agent or pledgee. अब जो सेकेंड लाइन लिखी हुई है उसमें क्या बोल रहा है? ये कह रहा है ऐसे गुड्स जिनको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है, और वो गुड्स किसी पर्सन के पास है। पजेस्ड का मतलब पोजेशन की बात हो रही है। बट नॉट ओन्ड, जिस पर्सन के पास वो गुड्स है, जिस पर्सन के पास वो गुड्स हैं उसके पास गुड्स का पोजेशन तो है पर वो ओनर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एजेंट या प्लेजी बोलते हैं। प्लेजी वो होता है जिसके पास आपके गुड्स गिरवी रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट पहले, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशन। इसमें क्या होता है? एक ए नाम का पर्सन है और एक बी नाम का पर्सन है। ए क्या कर रहा है? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ए कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है और उन गुड्स को सेल करने के लिए ए ने बी को अपॉइंट किया हुआ है एज ए एजेंट। तो बी एजेंट बनेगा और ए क्या बनेगा? प्रिंसिपल। अब अगर ए के गुड्स बी ने सेल करने हैं आगे, अगर बी गुड्स सेल करेगा ए के, तो पोजेशन किसके पास होगा? बी के पास होगा ना। अगर ए बोलता है कि बी को कि तुम मेरे एजेंट बन जाओ, ठीक है, पर मैं गुड्स आपको नहीं दूंगा, आप गुड्स बिना लिए सेल करो। अब कल को मान लो इसने किसी को गुड्स शो करने हैं, तो कैसे शो करेगा? तो इसके पास गुड्स का पोजेशन होना जरूरी है। तो एजेंट के पास प्रिंसिपल के गुड्स का पोजेशन होता है, पर ओनर कौन होता है? प्रिंसिपल। और पोजेशन किसके पास है? एजेंट के पास। तो इसको हम फिर एजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो बी को यहाँ क्या बोला जाएगा? एजेंट बोला जाएगा, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे आर स्पेसिफिक गुड्स। Existing goods are specific goods which are identified and agreed upon at the time of contract of sale. Ascertained goods are either specific goods at the time of contract or ascertained or identified to the contract later on, that is made specific. अब कह रहे कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं वो स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। स्पेसिफिक गुड्स वो है जो हमने अलग कर लिए हैं कि हमको तो यही चाहिए, ठीक है। ऐसे गुड्स जिनको आप किसी और गुड्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे कोई पेंटिंग हो गई, ठीक है, या कोई मूर्ति हो गई, इस तरह की कोई चीज जो स्किल से बनी हुई है, टैलेंट से बनी हुई है, और उसको आप किसी दूसरे गुड से रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज वो अपने आप में यूनिक है, रेयर है, ठीक है, एंटीक चीज है वो। तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि एसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं और अनएसर्टेन कौन से होते हैं। अनएसर्टेन गुड्स वो होंगे जो पूरी बल्क क्वांटिटी में होंगे। जब उस बल्क क्वांटिटी में से हमको जितने गुड्स चाहिए वो हमने परचेज करके अलग कर दिए, तो जो गुड्स हमने अलग कर दिए वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे एसर्टेन। तो एसर्टेन गुड्स स्पेसिफिक बन जाते हैं कब? कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर होंगे तब, या बाद में कभी भी जब हमारा मन करेगा गुड्स परचेज करने का तब।
उसके बाद बात कर रहे हैं अनएसर्टेन गुड्स की। अनएसर्टेन गुड्स वो गुड्स हैं जो बल्क क्वांटिटी में सेलर के पास रखे हुए हैं, जिसमें से आपने गुड्स को अलग नहीं किया अभी, मतलब छांटा नहीं है, गुड्स को अलग नहीं किया, वो पूरी बल्क क्वांटिटी में सारे गुड्स एक जैसे पड़े हैं। जब आप उसमें से कुछ गुड्स अलग कर दोगे तो वो एसर्टेन बन जाएंगे हमारे लिए। नेक्स्ट आगे है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो होंगे जो आपको आज अवेलेबल नहीं होने वाले, नियर फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। तो फ्यूचर गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनको लेकर के सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, पर वो गुड्स सेलर बायर को फ्यूचर में अवेलेबल करवाएगा। कब अवेलेबल करवाएगा, उसका टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर गुड्स ऐसे गुड्स होंगे जो आपको मिलने ही मिलने हैं, कन्फर्म में मिलेंगे, पर कब मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, पर वो फ्यूचर का टाइम पीरियड जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसी टाइम पे डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स। कंटिंजेंट मतलब डाउटफुल। ऐसे गुड्स जो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये डाउट में है, बिकॉज कंटिंजेंट गुड्स को लेकर के जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा तो वो किसी न किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड होगा। अगर वो इवेंट होती है या इवेंट नहीं होती, तो इवेंट होने पे या नहीं होने पे डिपेंड करता है कि गुड्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कंटिंजेंट गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो किसी कंटिजेंसी, किसी कंडीशन पे डिपेंड होते हैं, और वो कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों बात है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट आगे, इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग गुड्स। पेरिशिंग गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जिनकी लाइफ कम होती है, ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ठीक है, बटर हुआ, कर्ड, दही हो गया, तो ये सब चीजें पेरिशिंग गुड्स के अंदर आती है। अब अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक दे रखा है आपको कि अगर अगर पेरिशेबल गुड्स को लेकर के सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में क्या होगा, मतलब अगर मान लो सेलर ने बायर को कोई गुड्स सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई दोनों पार्टीज, और दोनों को ही नहीं पता, दोनों पार्टीज को नहीं पता कि जिन गुड्स को लेकर के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो गुड्स खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। ठीक, दोनों को ही नहीं पता, सेलर को भी नहीं पता और बायर को भी नहीं पता। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो मिस्टेक थी वो म्यूचुअल मिस्टेक थी। म्यूचुअल मिस्टेक कौन सी होती है, जो सेलर की तरफ से होती है और बायर की तरफ से होती है। तो म्यूचुअल मिस्टेक ऐसी मिस्टेक है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी गलती करती है, कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टी गलती पे हैं, उसे बोलते हैं म्यूचुअल मिस्टेक। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, जिन गुड्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है वो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही खराब हो रखे हैं। अब खराब कैसे हो रखे हैं, एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डील करता है, ठीक है, बी जाता है ए के पास और जाके बोलता है कि मुझे 10 kg मैंगोज चाहिए। बी ए के पास जाके बोलता है कि मुझे 10 किलो आम चाहिए। ठीक है, ए बोलता है कि बाबूजी आपको आम मिल जाएंगे, हमारे पास काफ़ी स्टॉक पड़ा है, तो जब भी आपको चाहिए हो आप पैसे लेके आ जाना, आपको हम आम दे देंगे। मतलब मान लो बी अभी ए से पूछने के लिए आया है कि क्या आपके पास 10 किलो आम रखेंगे नहीं रखे, मुझे परचेज करने, तो ए बोल रहा है कि हाँ हमारे पास काफ़ी स्टॉक पड़ा है, जब भी आपको चाहिए हो आके ले जाना। कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि कोई भी चीज़ परचेज करने से पहले हम सामने वाले सेलर से पूछ आते हैं जाकर के कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो ये आपके पास अवेलेबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सेलर ने बोल दिया कि हाँ जी हमारे पास अवेलेबल है, आपको जब भी चाहिए आप आके ले जाना। ठीक है, अब अवेलेबल तो है, पर ए ने चेक नहीं किया कि वो जो मैंगोज उसके पास रखे हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ए ने भी चेक नहीं किया और बी ने भी चेक नहीं किया। बी मान लो शाम को आता है ए के पास कि 10 किलो आम पैक कर दो, तो ए ने भी ध्यान नहीं दिया और बी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो आम जो है सही है या नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने पैक कर दिए, पैक करके बी उनको घर पे ले गया और घर पे जाके जब उनको अनपैक किया और देखा कि वो सारे आम खराब थे, तो फिर ऐसे केस में जो मिस्टेक है वो कैसी है, म्यूचुअल मिस्टेक है। तो इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। बी वापिस से ए के पास जाएगा और सारे के सारे आम मैंगोस रिटर्न कर देगा और अपने पैसे वापस ले लेगा। इसको बोल रहे हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहे हैं अगर सेलर और बायर
किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हैं किसी गुड्स को सेल करने के लिए और बाय करने के लिए, पर वो जो गुड्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले के खराब पड़े हैं, तो ऐसे केस में जो मिस्टेक है दोनों पार्टीज की है, और ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा वो बाद में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्टी की गलती नहीं है वहां पे ए को अपने मैंगोज वापस लेने पड़ेंगे और बी अपने पैसे वापस डिमांड कर लेगा। अब इसमें एक बात और लिखी हुई है, इफ द सेलर वॉज अवेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब वो जो गुड्स थे वो खराब थे, इसके बारे में किसको पता था, सेलर को पता था। मतलब जो गुड्स बायर परचेज करने के लिए सेलर के पास आया है वो गुड्स पहले से खराब है, ऐसी नॉलेज किसको है, सेलर को है इस बात की नॉलेज, और सेलर फिर भी वो खराब गुड्स सेल करता है बायर को, तो उस केस में जो सेलर है वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकता। उस केस में सेलर लाइबिलिटी से बच नहीं सकता, सेलर को डैमेज रिटर्न करने पड़ेंगे। जो भी डैमेज बायर को होंगे वो डैमेज बायर सेलर से रिकवर करेगा, बिकॉज यहाँ पे सेलर गिल्टी है, उसको पता था कि जो गुड्स मैं सेल कर रहा हूँ वो खराब है। ठीक है, तो पहले वाले केस में आप कोई भी डैमेज क्लेम नहीं कर सकते अगर सेलर भी अनअवेयर है तो, पर दूसरे वाले केस में अगर सेलर अवेयर होगा तो डेफिनेटली आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, अपना पैसा भी रिफंड मांग सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ है गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको पढ़ते हैं। वेयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स the goods without the knowledge of seller have at the time of making contract perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract, the contract is void। ये कह रहा है कि अगर अगर कुछ स्पेसिफिक गुड्स को लेकर के अगर अगर कुछ स्पेसिफिक गुड्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जिन गुड्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो गुड्स क्या है, सेलर की नॉलेज में नहीं है कि वो खराब गुड्स है, सेलर को नहीं पता कि वो जो गुड्स है वो क्या है, खराब है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, बायर सेलर से कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज रिकवर नहीं कर सकता। जो एडवांस मनी दे रखी थी, जो पेमेंट हमने कर रखी थी वो हम रिकवर कर लेंगे, उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा क्लेम सेलर से डिमांड नहीं कर सकते। दिस इज बेस्ड ऑन द रूल दैट म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये हमारा सेक्शन 7 था। नेक्स्ट आओ आगे। इफ द सेलर वॉज अवेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड स्टिल एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये कह रहे हैं कि अगर अगर सेलर जो है वो पहले से जानता था कि जो गुड्स मैं सेल करने जा रहा हूँ वो खराब है, और फिर भी वो उन गुड्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है बायर के साथ, ही इज स्टॉप्ड। ही का मतलब सेलर की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि जो सेलर होगा ना वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्या करने से, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट करने से। मतलब अगर बाद में सेलर यूं बोलता है कि मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, मैं कोई क्लेम नहीं दूंगा, मेरी गलती नहीं है, ऐसे वैसे, तो वो इस तरीके से अपने आप को एक्सक्यूज दे करके बचा नहीं पाएगा, उसको पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा जो लिया था, प्लस क्लेम भी, कोई डैमेज बनता है तो वो भी देना पड़ेगा। मोर ओवर perishing of goods not only includes loss by theft but also where the goods have lost their commercial value। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेरिशिंग ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या होगा, अगर गुड्स चोरी हो गए हैं, अगर गुड्स चोरी हो गए हैं तो उसको हम पेरिशिंग ऑफ गुड्स मानेंगे, या फिर अगर कोई भी गुड्स अपनी मार्केट वैल्यू खो चुके हैं, ठीक है, ऐसे गुड्स जो खराब होने की वजह से मार्केट में सेल होने लायक नहीं है और उनकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है, कमर्शियल वैल्यू मतलब सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू, तो उन गुड्स को भी हम पेरिशिंग नेचर के मान के चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जहां पे हमने डिस्कस किया कि गुड्स जो है पहले से पेरिश थे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले। अब सेकंड केस जो दिया हुआ है उसमें क्या बोल रहा है, आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। सेकंड केस क्या बोल रहा है कि जब गुड्स में जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई पार्टीज, सेलर और बायर जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए उस टाइम पे गुड्स पेरिशिंग नेचर के नहीं थे, एकदम ओके गुड्स थे, ठीक है, 100% सही कंडीशन में गुड्स थे। पर एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद क्या हुआ, एग्रीमेंट में एंटर हो जाने के बाद और डिलीवरी होने से पहले वो गुड्स क्या हो गए, खराब हो गए। तो पहले वाला केस जो हम पढ़ के आए हैं वहां पे हम सिचुएशन जो पढ़ रहे थे वो अलग थी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले के ही गुड्स खराब पड़े हैं, और सेकंड केस में सिचुएशन अलग है, यहाँ पे दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुकी है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए उस टाइम पे गुड्स ठीक थे पर बाद में गुड्स खराब हुए,
और बाद का मतलब क्या बनेगा कि बायर ने गुड्स की पोजेशन ली नहीं है अभी, या बायर ने गुड्स की पोजेशन ले ली है, चाहे कुछ भी केस बना लो, पर एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद गुड्स खराब हुए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी perish or are so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer. तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, बिफोर द रिस्क पासेस टू द बायर द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। तो यहाँ पे केस क्या बन रहा है? अगर अगर कोई स्पेसिफिक गुड्स को सेल करने के लिए सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट होता है, और जब एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे वो गुड्स 100% फिट एंड फाइन थे, पर बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली बिना किसी गलती के, एनी पार्टी मतलब ना तो गलती सेलर की है और ना ही गलती बायर की है, दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है, गुड्स जो थे बाय नेचर या अपने आप ही क्या हो गए, खराब हो गए। पर ऐसा कब हुआ? एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद हुआ, ठीक है। पर बायर के पास रिस्क ट्रांसफर होने से पहले, और रिस्क ट्रांसफर कब हो जाती है? जब आपको गुड्स की ओनरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद और बायर के पास रिस्क ट्रांसफर होने से पहले का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में क्या हो गए, वो गुड्स पेरिश हो गए। किसकी गलती से? गलती किसी की भी नहीं थी, विदाउट एनी फॉल्ट। तो ऐसे केस में भी वो एग्रीमेंट क्या होगा, अवॉइड हो जाएगा। और बायर ने अगर कोई एडवांस पेमेंट कर रखी है उन गुड्स को लेकर के, तो वो सारी की सारी पेमेंट आप रिटर्न ले लोगे, पर कोई भी अदर क्लेम आप नहीं ले पाओगे, बिकॉज दोनों में से किसी की गलती नहीं है ना। अगर गलती सेलर की होती फिर तो हम क्लेम भी मांग लेते, पर यहाँ गलती सेलर की है ही नहीं, तो हम क्लेम किस बात का मांगे। आगे लिखा हुआ है द प्रोविजन अप्लाइज ओनली टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि देखो, फर्स्ट केस में हमने पढ़ा, यहाँ पे भी हम स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे थे। सेकंड केस पढ़ा, यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है ना, ये सेक्शन 8 और ये सेक्शन 7, जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 है, ये कौन से गुड्स में अप्लाई होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब एक लाइन लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, इफ द सेल इज ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन गुड्स कौन से होते हैं? जो पूरी बल्क क्वांटिटी में पड़े हैं, उसमें से जब हम कुछ गुड्स अलग कर देंगे बाय करने के लिए, तो उसको हम एसर्टेन बोल देते हैं, पर जो बल्क क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनएसर्टेन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर अनएसर्टेन गुड्स को सेल करने का एग्रीमेंट हुआ है सेलर और बायर के बीच में, उस केस में चाहे सारी की सारी क्वांटिटी पेरिश हो जाए तो भी क्या नहीं होगा, तो भी सेलर की जो लाइबिलिटी है वो खत्म नहीं होगी, सेलर को गुड्स डिलीवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। ए शुगर मैन्युफैक्चर करता है, ए की फैक्ट्री है जहां शुगर बनती है, ठीक है। ए के पास एक गोडाउन है, उस गोडाउन में मान लो 500 बैग शुगर के रखे हैं, 500 बैग्स शुगर के रखे हुए हैं। बी ने क्या किया, ए से 50 बैग्स बाय करने का एग्रीमेंट कर लिया, और जब एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे सारे बैग सही थे, कोई भी बैग खराब नहीं था, पर एग्रीमेंट होने के बाद क्या हो गया, वो जो बैग थे वो खराब हो गए। अब अभी तक बी ने क्या नहीं किया, उस 500 बैग में से 50 बैग अलग नहीं करवाए, बिकॉज हम यहाँ पे अनएसर्टेन्ड के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो अनएसर्टेन्ड के अंदर क्या बनेगा, जितने भी बैग ग्राउंड में पड़े हैं वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, अनएसर्टेन्ड। जब बी उसमें से 50 बैग अलग कर लेगा तो वो क्या बन जाएंगे, वो एसर्टेन्ड बन जाएंगे। पर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि बी ने क्या नहीं किया, उस 500 बैग में से 50 बैग अलग नहीं करवाए, अभी वो गुड्स का पोजेशन या डिलीवरी चाह नहीं रहा, कल चाहता है, परसों चाहता है, जब भी चाहता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 50 बैग अलग हुए नहीं है। अब अब कह रहे हैं कि चाहे, अब हुआ क्या, मान लो इस 500 में से 400 बैग खराब हो गए, तो आप मुझे रिप्लाई करना, 500 में से 400 बैग खराब हो गए, तो सेलर बायर को 50 बैग जो देगा वो खराब वाले में से देगा या जो 100 बैग सही बचे उसमें से देगा? बताइए। 500 बैग थे टोटल, उसमें से 400 बैग खराब हो गए, मान लो बारिश आई
और बारिश बारिश का जो पानी था वो बैग पे लग गया और उसमें चीनी सारी खराब हो गई 400 बैग के अंदर। पर 100 बैग अभी भी सही पड़े हैं जो बीच में थे, तो बीच वाले बैग जो है सही पड़े हैं। तो क्या सेलर जो 400 बैग खराब हुए हैं उसमें से 50 क्वांटिटी देगा, या जो 100 बैग सही पड़े हैं उसमें से 50 क्वांटिटी देगा? ठीक है, अगर हम भी बायर की जगह हैं या हम भी सेलर की जगह है तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि आप सब जो बोल रहे हो वो सही है कि सर जो 100 बैग सही बचे हैं ना उसमें से आप 50 बैग बायर को दोगे। अगर आप खराब वाले बैग दोगे तो फिर बायर चिल्लाएगा, फिर डिस्प्यूट होगा, क्या फायदा। ठीक है, तो हम जो 100 बैग सही बचे हैं उसमें से 50 बैग दे देंगे। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 500 के 500 बैग खराब हो जाएं, फिर अगर टोटल 500 बैग्स सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, सारे के सारे खराब हो गए, तो क्या करेंगे? अगर पूरे के पूरे 500 बैग खराब हो जाते हैं तो क्या होगा? हाँ जी, बताइए। जल्दी रिप्लाई करो। सर फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नहीं, देखो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो होगा ही नहीं ना, यही तो हम पढ़ रहे हैं कि अनएसेटेंड गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। सेलर अपनी ऑब्लिगेशन से भाग नहीं सकता। सेलर अपनी ऑब्लिगेशन से भाग नहीं सकता मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता, बिकॉज हम अनएसेटेंड गुड्स की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूँ। अनएसेटेंड गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। अब देखो, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। ऐसे केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल। ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वॉइडेबल बनेगा। वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ बायर। ऐसे केस में क्या होगा, अगर अनअसर्टेन गुड्स को सेल करने का एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट होने के बाद पर रिस्क ट्रांसफर होने से पहले वो अनअसर्टेन गुड्स खराब हो जाते हैं, तो ऐसे केस में सेलर अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइडेबल। वॉइडेबल के अंदर क्या होता है? अच्छा, वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे है? बायर के ऑप्शन पे। मतलब अब बायर के पास दो ऑप्शन है। अब बायर के पास दो ऑप्शन होंगे, जैसा बायर चाहेगा वैसा सेलर को करना पड़ेगा। जैसा बायर चाहेगा वैसा सेलर को करना पड़ेगा। दो ऑप्शन क्या होंगे? पहला ऑप्शन, बायर बोल रहा है कि आपके सारे बैग खराब हो गए ना, मुझे तो इमीडिएट बेसिस पे 50 बैग चाहिए थे, तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पैसे लौटाओ, मैं कहीं और से ले लूंगा। ठीक है, ये जायज कंक्लूजन है, एक सही कंक्लूजन है, सही रीजन है कि जब अभी प्रेजेंट में सेलर के पास एक भी बैग सही अवेलेबल नहीं है और हमको आज ही गुड्स चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। तो खत्म कौन कर रहा है? बायर कर रहा है। सेलर खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, बायर चाहे तो खत्म कर सकता है। अगर बायर ने खत्म कर दिया और सेलर ने कोई भी एडवांस पेमेंट ली होगी तो वो बायर को रिटर्न कर देगा और बायर कहीं और से परचेज कर लेगा। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? बायर बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आपके 500 बैग खराब हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आप क्या करो, आप शुगर और मैन्युफैक्चर कर लो। ठीक है, आपको मैन्युफैक्चर तो करनी पड़ेगी, वैसे भी काम करते हो आप तो इस काम। ठीक है, तो आप क्या करो, आप मेरे को नेक्स्ट वीक तक 50 बैग दे दो। सेलर बोल रहे हैं कि ये भी ठीक है। तो सेलर बायर की बात मानेगा, जैसा बायर चाहेगा वैसा करना पड़ेगा। अगर बायर बोल रहे हैं कि मेरे पैसे रिटर्न करो, मैं आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर रहा हूँ, तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर बायर बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, आप मुझे एक हफ्ते में 10 दिन में 50 बैग बना करके डिलीवर कर देना और जो रिमेनिंग पेमेंट आपकी बचती है वो ले लेना मुझसे। सेलर बोल रहा है कि ठीक है। तो जो बायर चाहेगा वैसा होगा। ठीक है, तो अनएसेटेंट के अंदर सेलर की मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी बायर की। ये लिखा हुआ है सेक्शन 8 के अंदर। चलो उसके बाद आओ नेक्स्ट आगे, प्राइस। ये इजी टॉपिक है बिल्कुल। अब
हमने जब इसकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की फर्स्ट क्लास की थी तो हमने डिस्कस किया था कि जो मनी कंसिडरेशन है सेल के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मनी कंसिडरेशन नहीं होगा, अगर मनी कंसिडरेशन नहीं होगा, आप गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो उसे हम बार्टर बोल देंगे। या फिर आप वन साइडेड कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, सेकंड साइड से कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा तो उसे हम गिफ्ट बोल देंगे। ठीक है, तो प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन की बात हो रही है और वो एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। अब प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस डिसाइड कौन करता है, उन सबको लेकर के आपको यहाँ पे बातें करनी है। नो सेल कैन टेक प्लेस विदाउट अ प्राइस। ये कह रहे हैं बिना कोई प्राइस के, बिना कोई मनी कंसिडरेशन के सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कोई भी सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी। Thus, if there is no valuable consideration to support a voluntary surrender of goods by the real owner to another person, the transaction is gift and is not governed by sale of goods act। ये कह रहा है अगर अगर एक पर्सन वॉलेंट्री अपनी मर्जी से अपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन के सामने सरेंडर कर रहा है, अगर एक पर्सन अपनी मर्जी से अपने गुड्स जो जिसका वो मालिक है वो गुड्स किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, वो भी बिना कंसिडरेशन के, बदले में कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा, कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा बदले में, उसे हम गिफ्ट बोलेंगे, उसे हम सेल नहीं बोलेंगे। ठीक है, और गिफ्ट की ट्रांजेक्शन जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है, बिकॉज सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सेल की ट्रांजेक्शन कवर्ड है और सेल का मतलब क्या है कि मनी कंसिडरेशन होना जरूरी है बदले में। Therefore, price, which is money consideration for the sale of goods, constitutes the essence of contract of sale. It may be money actually paid or promised to be paid। अब इस बात को भी ध्यान रखना कि पैसा होना जरूरी है, आज ही पे करना जरूरी नहीं है। अब जैसे बहुत बार हम भी करते हैं ऐसा, हम कोई चीज परचेज कर लेते हैं और सामने वाले पर्सन को बोलते हैं, सेलर को बोलते हैं कि पेमेंट आपको शाम को दे देंगे, या पेमेंट आपको हम कल दे देंगे, या पेमेंट आपको हम 10 दिन के बाद दे देंगे। जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो सेलर होगा वो आपके नाम पे बिल ड्रॉ कर देगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। उस बिल में जो टाइम पीरियड लिखा होगा, जितनी पेमेंट लिखी होगी, उस टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए। तो कह रहे हैं कि मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना जरूरी है, पेमेंट आज होनी जरूरी नहीं है। चाहे आज आप बिना पेमेंट के गुड्स ले आओ, पर पेमेंट फ्यूचर में करोगे ना, ये पता है ना करोगे, इसका मतलब वो सेल है। ठीक है, इफ ए कंसिडरेशन अदर देन मनी इज टू बी गिवन इट इज नॉट सेल। अब यहाँ बार्टर की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई गुड्स लेने के बदले में कंसिडरेशन दे रहे हो, पर वो जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो वो मनी नहीं है, तो मनी नहीं है तो क्या है, बदले में कोई और गुड है जो आप दे रहे हो, तो उसको हम सेल नहीं मानेंगे, तो क्या मानेंगे, बार्टर मानेंगे उसको हम। ठीक है, तो ये आपका प्राइस का इंट्रोडक्शन दे रखा था। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ फिक्सिंग प्राइस। मोड्स का मतलब मेथड। ये कह रहे हैं कि प्राइस कैसे कैसे फिक्स हो सकता है, प्राइस कौन फिक्स करेगा। जब भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा सेलर और बायर के बीच में, तो उनके बीच में जिन गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसमें प्राइस जो होगा वो कौन फिक्स करेगा, सेलर फिक्स करेगा, बायर फिक्स करेगा, या कोई थर्ड पार्टी फिक्स करेगी, कैसे रहेगा, उनके आपको केस पढ़ने हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट मेथड आपके पास है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज देमसेल्फ। तो फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी उस टाइम पे पार्टीज खुद डिसाइड कर लेंगी कि क्या प्राइस होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला एग्जांपल जो है वो हम भी डेली बेसिस में परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, रेडी वाले के पास गए, टमाटर परचेज करने हैं 1 किलो, उससे हमने पूछा क्या रेट है, वो कह रहा है 30 रुपए किलो, हम बोल रहे हैं कि 20 रुपए किलो दे दो, तो 30 प्राइस बताया सेलर ने, 20 बताया हमने, वो कह रहे हैं कि नहीं बाबूजी 20 में नहीं दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है, ना आपकी ना हमारी 25 में दे दो, वो कह रहे चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में जब दोनों पार्टीज एंटर हो रही थी उसी टाइम पे दोनों ने मिलकर प्राइस फिक्स कर लिया नेगोशिएशन से, इसको हम बोल देंगे फर्स्ट केस। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें दोनों पार्टीज मिल करके प्राइस फिक्स कर लेती है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड केस, may be left to be determined by the course of dealing between the parties। अब इसका मतलब क्या बनेगा, ये वाला मेथड उनके लिए आएगा जो रेगुलर कस्टमर होते हैं। अब रेगुलर कस्टमर कैसे, एक्स वाई, एक्स का मान लो
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप है, ठीक है। तो वाई वाई क्या करता है, हमेशा इसी की शॉप से फ्रूट्स परचेज करता है। वाई हमेशा, उसने एक फिक्स कर रखी है शॉप, उसी शॉप से वाई हमेशा क्या करता है, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो परचेज करता है, दोनों चीज। तो वाई क्या करता है, काफी बार एक्स से मैंगोज ले जाता है, और एक्स वाई को हमेशा मान लो 60 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग मैंगोज देता है, ठीक है। और आज आज फिर से वाई एक्स के पास गया मैंगोज की डिमांड करने के लिए, मैंगोज परचेज करने के लिए। तो वाई जाके पूछता है एक्स से कि आम है क्या। एक्स बोल रहा है हाँ जी बहुत पड़े हैं ले जाओ। वाई बोल रहा है क्या रेट लगेगा। एक्स बोल रहा है कि वही जो रेट आप हमेशा लेके आते हो उस रेट से देंगे आपको, ठीक है। तो एक्स बोल रहा है कि जिस रेट से आप हर बार लेके जाते हो उसी प्राइस से आपको हम आम देंगे, चाहे हम किसी और कस्टमर को किस भी रेट पे दे रहे हो, हमें मतलब नहीं है। तो ऐसे केस में कब होता है, ऐसी ऐसी बात सेलर के मुंह से हमें सुनने को कब मिलती है, जब हम बार बार एक ही जगह से कुछ परचेज करते हैं, तो हम उसके रेगुलर कस्टमर है। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हमें सामने वाली पार्टी क्या बोलती है कि जिस रेट पे आप पहले लेके गए थे ना उसी रेट पे दे देना, खत्म बात। चाहे मार्केट में रेट कुछ भी चल रहा हो, चाहे हम बाकी लोगों को किसी भी प्राइस पे बेच रहे हो, आपको मतलब नहीं है। तो उसको बोलते हैं मे बी लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब जिसमें वो ऑलरेडी बहुत बार डील कर चुके हैं। तो जिस प्राइस पे ऑलरेडी बहुत बार डील कर चुके हैं उसी प्राइस पे आपके साथ हम आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड था। नेक्स्ट आउट थर्ड, मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्राइस कैसे फिक्स किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न होगा, कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न मोड होगा प्राइस फिक्स करने का, उसी प्राइस पे गुड सेल होंगे। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट आज बन गया, ए फार्मर है, ठीक है, बी को ए से राइस परचेज करने हैं 500 kg। ए बोल रहे हैं कि अभी मैंने खेती कर रखी है राइस की, अभी अवेलेबल नहीं है, आपको मैं 1 महीने के बाद चावल दे दूंगा 500 किलो, ठीक है, इतने में खेती हो जाएगी चावल की, फिर आपको मैं चावल दे दूंगा। बी बोल रहा है कि ठीक है। अब बी बोल रहे हैं प्राइस क्या होगा, कि आज तो मैं आपसे बाई नहीं कर रहा ना, आज मान लो चावल है 20 रुपए किलो, और 1 महीने के बाद क्या पता 25 रुपए किलो हो, क्या पता 15 भी हो सकता है। तो बी पूछ रहा है ए से कि आज से आप 1 महीने बाद मुझे चावल दोगे 500 किलो, तो प्राइस क्या होगा। तो ए बोल रहा है बी को कि वो हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं कि क्या प्राइस होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया कि 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, राइस की जो मार्केट वैल्यू होगी ना उसी प्राइस पे राइस सेल होंगे। मतलब प्राइस आज फिक्स नहीं हो रहा, आज हमने स्पेसिफिक प्राइस फिक्स नहीं किया, हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी कि आज से 1 महीने बाद जब ए बी को 500 बैग राइस के देगा, उस टाइम पे उस दिन जो मार्केट के अंदर राइस का प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे हम अपना सेल कंसिडरेशन मान के चलेंगे। तो ये हमारा थर्ड केस बन गया। तो थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि उस तरीके से प्राइस फिक्स किया जाएगा जो तरीका कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ, फोर्थ केस में बोल रहे हैं कि जो प्राइस है ना तो सेलर फिक्स कर रहा है और ना ही बायर फिक्स कर रहा है, तो कौन फिक्स कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी फिक्स करेगी। जैसे कि वैल्यूअर होते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं। जब कोई बिजनेस जब कोई बिजनेस हम वाइंड अप करते हैं उस टाइम पे लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है बिजनेस के अंदर। लिक्विडेटर बिजनेस की एसेट्स को सेल आउट करता है। अब क्या प्राइस पे सेल आउट करेगा उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। तो मान लो वैल्यूअर थर्ड पार्टी बन गई है, तो वो प्राइस फिक्स करेगी, ना तो सेलर और ना ही बायर, ठीक है। तो ये हमारे चार केस है, इन चार में से किसी भी तरीके से आप प्राइस फिक्स कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब अब प्राइस को लेकर के दो तीन बातें लिखी हुई है मेन। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स दैट प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी, मतलब कौन से मोड की बात हो रही है, फोर्थ मोड की बात हो रही है। तो फोर्थ वाले केस को लेकर के दो तीन पॉइंट लिखे हुए हैं देखो। तो हम यहाँ पे फोर्थ मेथड की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड हुआ है कि जो प्राइस है वो ना तो सेलर फिक्स करेगा और ना ही बायर फिक्स करेगा, तो कौन फिक्स करेगा, कोई थर्ड पार्टी फिक्स करेगी। और वो थर्ड पार्टी जिसने प्राइस फिक्स करना था वो पार्टी क्या हो गई, ऐसा काम करने में फेल हो गई। जिस थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स करना था वो पार्टी प्राइस फिक्स करने में फेल हो गई, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा।
बिकॉज प्राइस कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, सेल तो है ही नहीं वो, ठीक है। बट इफ द बायर हैज ऑलरेडी टेकन द बेनिफिट ऑफ गुड्स, ही मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर दैट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिस थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स करना था, वो थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने में फेल हो गई, पर बायर ने उन गुड्स का बेनिफिट ले लिया, मतलब बायर ने पूरे के पूरे गुड्स या उसमें से कुछ गुड्स क्या कर लिए, यूज कर लिए। तो उस केस में क्या होगा, जितने गुड्स का बेनिफिट बायर ने लिया है उतने गुड्स का आपको एक रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। अब रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या होगा, देखो, व्हाट इज रीजनेबल प्राइस is a question of fact depending upon circumstances of each particular case. Generally, the market price would be reasonable price. तो reasonable price का मतलब क्या होगा, जो market price होगा उसी को हम क्या मान के चलेंगे, reasonable price मान के चलेंगे। अब वापिस से आओ थर्ड लाइन पे। If the third party's failure to fix the price is due to fault of seller or buyer, then that party is liable for action for damages. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइस फिक्स करना था वो थर्ड पार्टी ने फिक्स करना था, पर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने में फेल हो गई। पर फेल क्यों हुई, या तो गलती सेलर की थी या गलती बायर की थी, दोनों में से किसी एक की गलती थी, और उनमें से किसी एक की गलती की वजह से थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने में फेल हो गई। तो क्या होगा, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, मान लो गलती सेलर की है तो एग्रीव्ड कौन हुआ, बायर। अगर गलती बायर की होगी तो एग्रीव्ड कौन हुआ, सेलर। ये लोग क्या कर सकते हैं, डैमेज क्लेम कर सकते हैं, किससे, जिसने गलती की उससे। अगर गलती सेलर ने की तो बायर डैमेज क्लेम करेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई भी गलती नहीं है बिकॉज गलती सेलर की है। अगर थर्ड पार्टी बायर की गलती की वजह से प्राइस फिक्स नहीं कर पाई तो सेलर बायर से डैमेज क्लेम करेगा, थर्ड पार्टी को कोई भी रोल नहीं होगा, बिकॉज थर्ड पार्टी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर पाई, ऐसा नहीं है, बिकॉज सेलर और बायर दोनों में से किसी एक ने गड़बड़ की तो थर्ड पार्टी अपना प्राइस फिक्स नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस को लेके टॉपिक था। अब कोई डाउट है तो बता दो। हमने अभी यहाँ पे दो टॉपिक डिस्कस किए, एक गुड्स को लेके टॉपिक डिस्कस किया और दूसरा प्राइस को लेके टॉपिक डिस्कस किया। इन दोनों में से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर के उतना ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपके कोई भी डाउट्स वगैरह तो बता दो, डाउट्स नहीं है तो भी नो में रिप्लाई कर देना। थर्ड पार्टी में कोई भी आ जाएगा शाम। थर्ड पार्टी में मान लो मैं आपके ब्रदर से, मान लो मैं राम से कोई एग्रीमेंट करता हूँ किसी चीज़ को सेल परचेज करने का, और हमने डिसाइड कर लिया कि प्राइस ना तो मैं फिक्स करूंगा और ना ही राम फिक्स करेगा, तो हमने बोल दिया कि प्राइस आप फिक्स करोगे। तो थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। जैसे हम सेबी रेगुलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है, सेबी रेगुलेशंस में भी बहुत बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है, आपके सिक्योरिटीज़ में भी लिखा हुआ आएगा ये चीज़, कि बहुत केस में ऐसा होता है जिसमें शेयर का प्राइस मर्चेंट बैंकर फिक्स करता है, ठीक है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिसके अंदर शेयर प्राइस, शेयर का जो प्राइस है वो कंपनी फिक्स नहीं करती, सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर फिक्स करता है। तो उस केस में वो थर्ड पर्सन बन गया। फिर गुड्स पेरिशिंग बिफोर, लास्ट पैरा फिर से बता दो, गुड्स पेरिशिंग बिफोर इसकी बात कर रहे हो। इफ द सेलर वॉज अवेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, अंकिता इस पैरा की बात कर रहे हो। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द सेलर वॉज अवेयर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड स्टिल एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट।
ये कह रहे हैं कि अगर अगर सेलर ने बायर के साथ कोई एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने से पहले वो गुड्स पेरिश थे, और ऐसा किसको पता था? सेलर को पता था। सेलर वाज अवेयर कि जो गुड्स मैं बेचने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ बायर को, वो गुड्स खराब है, तो मुझे बेचने नहीं चाहिए। अगर हम नेचुरल जस्टिस को देखें तो जो गुड्स खराब है वो बेचने नहीं चाहिए ना। पर सेलर ने क्या किया, उनको बेचने का एग्रीमेंट कर लिया बायर के साथ। तो उस केस में फिर सेलर अपने आप को बचा नहीं सकता, वहां बायर सेलर से अपनी एडवांस मनी भी रिकवर करेगा जो दे रखी है, प्लस कोई डैमेज कोई क्लेम बनता है तो वो भी रिकवर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है पेरिशिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होगा? अगर गुड्स चोरी हुए हैं तो भी इसको हम पेरिशिंग ऑफ गुड्स मान के चलेंगे। अगर गुड्स मार्केट में सेल होने लायक नहीं है तो भी इसको हम पेरिशिंग ऑफ गुड्स मान के चलेंगे। चलिए उसके बाद आओ नेक्स्ट आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशंस एंड वारंटीज। कि कंडीशंस और वारंटीज क्या होती है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा, जनरल क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? ये जनरल क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है श्याम, वो लास्ट में देख लेंगे, एक बार अभी हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए जी, गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस है बताइए। बताओ फटाफट, कॉमन क्वेश्चन है तो। देखिए क्या डिफरेंस है। गारंटी के अंदर जो गुड्स आपको देंगे, ठीक है, मान लो मैंने एक नया फ़ोन परचेज किया, और जिस कंपनी का वो फ़ोन है उनकी पॉलिसी क्या है कि फ़ोन की जो है गारंटी है, ठीक है, फ़ोन की गारंटी है, पर चार्जर जो है, फ़ोन का जो चार्जर है उसकी वारंटी है। गारंटी है इसकी 1 ईयर की, और चार्जर की 6 मंथ्स की। अब फ़ोन की गारंटी है, इसका मतलब क्या बना? अगर 1 साल के अंदर अंदर कभी भी फ़ोन ख़राब होता है, ख़राब होने का मतलब ये नहीं कि मैं जान के फ़ोन को पानी में डाल दूँ तो बोल दूँ फ़ोन ख़राब हो गया, वो नहीं होना चाहिए। अब वो बताते हैं, जब हम उनसे फ़ोन परचेज करते हैं बताते हैं हमें कि ख़राब कैसे कैसे होना चाहिए। अगर उनमें से किसी भी एक तरीके से फ़ोन ख़राब होता है 1 साल के अंदर अंदर, परचेज करने की डेट से 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर आपको जो फ़ोन है वो लोग रिप्लेस करके देंगे। कुछ बच्चों ने इसका उल्टा लिख दिया था। गारंटी में जो होता है वो रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है। फ़ोन ठीक नहीं होगा, आपको नया फ़ोन मिलेगा, वो फ़ोन आप उनको दे दोगे। तो गारंटी है इसका मतलब रिप्लेसमेंट होगी डेफिनेटली। पर जो खराब हुआ है गुड्स, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन वही होनी चाहिए जो बताई गई थी, और विद इन दैट टाइम, विद इन 1 ईयर हमारे एग्जाम्पल में वो खराब होना जरूरी है, ठीक है। अब वारंटी में क्या होगा? अगर चार्जर है फ़ोन का, उस पर लिखा हुआ है 6 मंथ्स वारंटी, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। जिन कंडीशंस में वो चार्जर खराब हुआ, अगर वो कंडीशन
हमारी पॉलिसी के अंदर फॉल हो रही होगी तो फिर आपको हम चार्जर फ्री ऑफ कॉस्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिपेयर करके देंगे। तो वारंटी के अंदर रिप्लेसमेंट नहीं होती बल्कि रिपेयरेबल होता है। तो वारंटी में गुड्स खराब होते हैं तो उनको रिपेयर करके देते हैं, और गारंटी के अंदर रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने उल्टा लिख दिया था, गारंटी में रिपेयर की बात कर रहे थे और वारंटी में रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा। अब अब वापस से नोट्स पे आ जाओ कि कंडीशंस और वारंटीज का मतलब क्या होता है। देखो, कंडीशन और वारंटी पढ़ने से पहले हम एक वर्ड है उसका मीनिंग पढ़ेंगे। एक वर्ड गिवन है हमको, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन क्या होती है? बिकॉज ये वर्ड आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा। स्टिपुलेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, स्टिपुलेशन कंडीशन के मीनिंग के अंदर भी लिखा हुआ है, स्टिपुलेशन वारंटी के मीनिंग के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये स्टिपुलेशन क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसको नोट कर लेना आप सब कि स्टिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सेलर एट द टाइम, सेलर एंड बायर। रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय सेलर एंड बायर कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कह रहे हैं कि जब बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हो रहे थे, उस टाइम पे उन दोनों के बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो भी बातचीत हुई है, उन गुड्स को लेकर के, जिन गुड्स को वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू सेल परचेज करने वाले हैं, उन गुड्स के रिगार्डिंग जो भी बातचीत हुई है उसे हम स्टिपुलेशन बोलते हैं। और ये चीज़ हमारे साथ भी बहुत बार होती है जब भी हम मार्केट में कुछ बाय करने के लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक नया फ़ोन लेने के लिए मार्केट में गए, तो ऐसा तो है नहीं कि हम शॉप पे जाएंगे और वहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे और सामने वाले पार्टी जो सेलर है वो भी चुपचाप खड़ी रहेगी। ठीक है, हमने मतलब इशारा कर दिया, उसने फ़ोन दिखा दिया, हमको फ़ोन पसंद आ गया, पैसे दे दिए और काम ख़त्म। कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हम जब भी कोई चीज़ परचेज करने मार्केट में जाते हैं, अब जिस शॉप पे, जिस शोरूम पे जाएंगे, वहाँ पे जाके वो सामने वाला पूछता है, हाँ जी बताइए क्या देखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से बातचीत स्टार्ट होती है। तो फिर हम बोलते हैं कि हमें भैया ये चीज़ दिखा दो। वो बोलते हैं कि ठीक है, इसमें काफ़ी मॉडल है, क्या चाहिए आपको, कैसे फीचर चाहिए। तो वो जो सारी वहाँ पे बातचीत हो रही है गुड्स को लेकर के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, और उसी को हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। तो स्टिपुलेशन का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। स्टिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब वो सारी बातचीत जो सेलर और बायर के बीच में हो रही है उन पर्टिकुलर गुड्स को लेकर के, जिसको लेकर के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर होने जा रहे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं स्टिपुलेशन। अब अब वापिस से नोट्स में आ जाओ। अब पढ़ते हैं कंडीशन और वारंटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, वो सब पढ़ेंगे। द पार्टीज आर एट लिबर्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी टर्म्स दे प्लीज। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई सेलर और बायर आपस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एंटर होते हैं, तो वो दोनों पार्टीज आपस में, उनके पास पूरी फ्रीडम है दोनों के पास, वो जैसे चाहे वैसे टर्म्स एंड कंडीशन आपस में मिल करके डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एज a rule, before a contract of sale is concluded, certain statements are made by parties to each other। ये कह रहे हैं कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर होते हैं, चाहे हमें कुछ भी परचेज करना हो, दोनों पार्टीज आपस में उन गुड्स को लेकर के काफ़ी बातचीत करती है। ठीक है, या काफ़ी नहीं तो थोड़ी बहुत बातचीत तो करती है। द स्टेटमेंट में अमाउंट टू स्टिपुलेशन। तो वो जो स्टेटमेंट है, वो जो बातचीत उन लोगों के बीच में हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को लेकर के, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्टिपुलेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट लिख दिया और हमने इसको रिप्रेजेंटेशन बोल दिया, जिसका मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका मतलब हमारे लिए क्या बन गया? रिप्रेजेंटेशन बन गया। ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन विच इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कह रहा है कि स्टिपुलेशन, जो स्टिपुलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो भी सकता है
और नहीं भी, दोनों बात है। अगर सिर्फ ओपिनियन दिया सामने वाले ने, मतलब मान लो एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, उसका सर में दर्द हो रहा है, तो वो किसी मेडिकल शॉप पे जाके बोलता है कि मेरा हेडेक हो रहा है, कोई टैबलेट दे दो। तो सामने वाली पार्टी सेलर क्या बोल रही है कि मेरी राय में आपको ये दवाई लेनी चाहिए, मेरी राय में मतलब मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए। तो वो स्टिपुलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज वो कन्फर्मेशन नहीं है ना, उसने राय दी, अपनी ओपिनियन दी है, तो ओपिनियन मानना ना मानना हमारी मर्जी होती है, ठीक है। पर अगर उसने आपको राय नहीं दी, बल्कि आपको बता दिया कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए, तो फिर वो आपका स्टिपुलेशन बन जाएगा। तो कह रहे स्टिपुलेशन का मतलब क्या बना, ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो सेलर और बायर के बीच में हो रही है। कब हो रही है? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। If it is a statement by seller on the reliance of which the buyer makes contract, it will amount to stipulation. अब करेंगे वो जो स्टेटमेंट है, वो जो रिप्रेजेंटेशन है, वो किसने दी है? सेलर ने दी है। जिसके विश्वास पे, रिलायंस का मतलब ट्रस्ट, विश्वास, जिसके विश्वास पे बायर ने क्या किया, वो गुड्स परचेज कर लिए। तो स्टेटमेंट को हम क्या बोल देंगे? स्टिपुलेशन बोल देंगे, बिकॉज बायर ने सेलर पे ट्रस्ट करके, विश्वास करके वो गुड्स परचेज किए, ठीक है। इफ इट इज अ मेयर रिकमेंडेशन, ये कह रहे हैं कि अगर अगर सेलर ने सिर्फ अपनी राय दी है, एक अपना ओपिनियन दिया है कि मेरे हिसाब से आपको इस बजट में ये चीज़ परचेज करनी चाहिए, ये आपके लिए सुटेबल रहेगी मेरे हिसाब से, तो वो रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो उसको हम कभी भी क्या नहीं मानेंगे? स्टिपुलेशन नहीं मानेंगे। और रिकमेंडेशन के बेस पे आप कुछ परचेज करते हो, तो आप कभी भी किसी भी डैमेज के लिए, मतलब आप कंपेल नहीं कर सकते सामने वाली पार्टी को। अगर हम सेलर की रिकमेंडेशन पे कुछ परचेज करते हैं और वो चीज़ ख़राब हो जाती है, या वो चीज़ हमारे यूज़ के लायक नहीं रहती, या उससे हमारा यूज़ फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर आप सामने वाली पार्टी पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज सामने वाले ने राय दी थी आपको, और राय मानना मैंडेटरी नहीं है। पर अगर सामने वाले ने बोला था कि आप यही गुड्स लेके जाओ, सबसे बेस्ट है, ख़राब होगा तो बदल के दूंगा, आपके काम नहीं आएगा तो अभी रिप्लेस करवा लेना, ऐसा सामने वाला बोल रहा है, और वो चीज़ हमारे काम नहीं आई, ये ख़राब हो गई, तो फिर हम जाएंगे उसके पास, डैमेज क्लेम करेंगे। तो कह रहे हैं अगर रिकमेंडेशन होगी ना, अगर सिर्फ रिकमेंडेशन के बेस पे आप कुछ परचेज कर लेते हो और वो चीज़ आपके यूज़ होने लायक नहीं है, तो फिर आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाओगे, बिकॉज सामने वाले ने आपको ये बोला था कि मेरी राय है ये, बाकी क्या परचेज करना है वो आप देख लो, मैं तो आपको राय दे सकता हूँ बस, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द स्टिपुलेशन में आइदर बी अ कंडीशन और वारंटी। अब जो हमने आज स्टिपुलेशन पढ़ा, ये कह रहा है कि स्टिपुलेशन जो होती है ना, जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये दो तरीके की होती है, एक कंडीशन की फॉर्म में और दूसरा वारंटी की फॉर्म में। जो स्टिपुलेशन है वो कंडीशन की फॉर्म में भी होती है और वारंटी की फॉर्म में भी होती है। अब देखो स्टिपुलेशन कंडीशन की फॉर्म में कैसे होती है। इफ द स्टिपुलेशन फॉर्म्स द वेरी बेसिस मतलब इंपॉर्टेंट, जरूरी है, नेसेसरी है, और इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहे हैं कि अगर अगर सेलर और बायर के बीच में कुछ ऐसी स्टिपुलेशन हुई है जो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को लेकर के होनी जरूरी है, उन स्टिपुलेशन के बिना, उन रिकमेंडेशन के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म नहीं हो सकता। तो वो जो एसेंशियल स्टिपुलेशन है वो क्या बन जाएंगी? वो कंडीशन बन जाएंगी। इट इज़ अ कंडीशन। और अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, प्लस डैमेज भी क्लेम कर सकता है। अगर कंडीशन का ब्रीच करता है, कौन ब्रीच कर रहा है कंडीशन का? सेलर। तो बायर एग्रीमेंट कैंसिल कर देगा, प्लस डैमेज भी क्लेम करेगा। या फिर कंडीशन का वॉयलेशन बायर ने कर दिया तो सेलर एग्रीमेंट का ब्रीच भी कर देगा, प्लस डैमेज भी क्लेम करेगा। तो कह रहे हैं कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन या कोई भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बतानी जरूरी है, ठीक है, और उनको हम कल को वॉयलेट करते हैं, कौन वॉयलेट कर रहा है? सेलर या बायर, कोई भी वॉयलेट कर रहा है, तो एग्रीव्ड पार्टी वॉयलेटिंग पार्टी से क्या क्या क्लेम कर सकती है? एक तो डैमेज क्लेम कर सकती है, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट को वो लोग परमानेंटली कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हुआ कंडीशन का मतलब। तो कंडीशन मतलब ऐसी स्टिपुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए जरूरी है, ऐसी बातें जो सेलर और बायर के बीच में होनी जरूरी है, उनके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो मोबाइल परचेज करना है, तो मोबाइल के तो बहुत मॉडल आते हैं, बहुत कलर भी आते हैं, तो हमें कौन सा कलर चाहिए बताना पड़ेगा ना, कौन सा मॉडल चाहिए, क्या फीचर चाहिए बताने पड़ेंगे ना। इनके बिना हम कोई भी फ़ोन कैसे ले लें?
तो सेलर अगर हम जाके किसी भी मोबाइल के शॉप पे जाके बोलते हैं कि हमें एक मोबाइल परचेज करना है, तो सामने वाले का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा पता ही है आप सबको, कि सर कौन से ब्रांड का फ़ोन चाहिए बताओ, क्या आपका बजट है, क्या फीचर चाहिए आपको फ़ोन के अंदर, कलर कौन सा चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी है जो बतानी ज़रूरी है, और सामने वाला पूछता भी है आपसे। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको, इन स्टिपुलेशन को हम कंडीशन बोलते हैं, और कल को इन कंडीशन का ब्रीच होता है। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, मुझे ब्लैक कलर का फ़ोन चाहिए, ये बोल दिया मैंने, फीचर क्या है बता दिए, मॉडल कौन सा चाहिए बता दिया, ब्रांड कौन सा है बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। पर सामने वाले ने क्या किया, मॉडल, ब्रांड, फीचर सब कुछ ओके है, पर कलर ब्लैक की जगह वाइट है। तो मैंने साफ साफ बोला था मुझे ब्लैक फ़ोन चाहिए, मुझे वाइट नहीं चाहिए, और फिर भी सामने वाले ने कंडीशन का ब्रिज कर दिया, उसने मुझे वाइट फ़ोन दे दिया, और मैंने घर जाके फ़ोन ओपन किया और वो फ़ोन वाइट था। तो मैं वापस गया उसके पास और जाके मैंने फ़ोन दे दिया कि भाई तेरा फ़ोन पकड़, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मुझे ब्लैक फ़ोन चाहिए, वाइट नहीं चाहिए, तो तेरा फ़ोन पकड़, मुझे मेरे पैसे वापस कर, प्लस जो मेरा डैमेज है तेरे पास आने जाने में जो भी मेरा खर्चा लगा है मुझे वो भी दे तू। तो ये दोनों चीज़ हम क्लेम कर लेंगे, ये बोल रहा है कंडीशन। बताओ, इतना समझ आ गया? तो अभी हम क्लास में इतना ही पढ़ेंगे आज इसको, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। चलिए जी, फटाफट से रिप्लाई कर दो यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। हमने स्टिपुलेशन का मीनिंग पढ़ लिया। स्टिपुलेशन दो तरह की है, कंडीशन और वारंटी, और कंडीशन क्या है वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में वारंटी क्या है वो पढ़ेंगे, कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिर बाकी पढ़ते हैं कल। बाय बाय।